हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में यानी मॉड्यूल नंबर 1 में मॉड्यूल बेटा में जो भी हमारी वीडियो बनेगी, जो भी मेरा लेक्चर होगा उसे मैं एक लेक्चर यानी एक मॉड्यूल बोलता हूं। ठीक है, तो आप लोगों के 11th क्लासेस में बोर्ड कोई भी हो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। आप 10th 9th पढ़कर 11th क्लासेस की तरफ जब मूव करेंगे तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही शुरुआती बिगिनिंग सिचुएशन से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, परिचित कराया था कि रसायन विज्ञान आखिर है क्या। ठीक है, तो रसायन विज्ञान रासायनिक पदार्थों का संगठन, उनकी संरचना, उनका एक दूसरे में परिवर्तन और एप्लीकेशन, उनका उपयोग कहां होता है, इन सब का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को मेरी आदत है कि हर वीडियो को मैं आपको जो नई वीडियो, नया लेक्चर, नया मॉड्यूल आएगा, मैं आपको 5 to 7 प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस मॉड्यूल से इंट्रोड्यूस जरूर कराता हूं। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हमने यहीं से शुरुआत की थी केमिस्ट्री के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि रासायनिक पदार्थ यानी मैटर, पदार्थ। ओके, तो पदार्थ क्या बताया था, पदार्थ क्या होता है। मैं भी पदार्थ हूं, आप भी पदार्थ हैं। हर वो चीज, ब्रह्मांड की हर वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियां मतलब कान वाली ज्ञानेंद्रिय से सुनकर पता कर सकते हैं, आंख से देखकर पता कर सकते हैं, नाक से सूंघ कर पता कर सकते हैं, जुबान पर रखने से उसका स्वाद करके पता कर सकते हैं। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसे अनुभव कर सकते हैं। राइट, तो ये तो कहलाएगा बेटा मैटर। अब पदार्थ को दो प्रकार से मैंने बांटा था। वो दो प्रकार क्या थे बेटा, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये मैं आपको मॉड्यूल नंबर 1 की बात को ही 5 to 7 मिनट बता रहा हूं, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ यानी मिक्सचर यानी मिश्रण। राइट, पदार्थ के आगे शुद्ध लगना ये बताता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अवयवी कण होंगे। इज दैट क्लियर, एक ही प्रकार के अवयवी कण होंगे। अब अवयवी कणों से क्या मतलब होता है, अवयवी कण का मतलब परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ये अवयवी कण हैं, लेकिन एक ही प्रकार के मिलेंगे। यानी अगर उसमें से टुकड़ा अगर निकालें, उनमें कणों को देखें तो वो एक ही प्रकार के मिलेंगे। फिर अगला टुकड़ा काटें, उसमें से निकालें, अगर वो ठोस है तो, या द्रव है या गैस है, जिसमें से, तो एक ही प्रकार के। तो हम कहेंगे भाई शुद्धता है, प्योरिटी है। ओके, तो शुद्ध पदार्थों को फिर हम लोगों ने दो तरीके से बांटा था। और मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ और सिर्फ तत्व की ही बात स्टार्ट की थी। हमने यौगिक या मिश्रण के बारे में बिल्कुल भी मैंने नहीं बताया था। तत्व यानी एलिमेंट बेटा, एलिमेंट, और यौगिक मीन्स कंपाउंड। ओके, कंपाउंड, और मिश्रण मीन्स मिक्सचर। ओके, मिक्सचर। अभी सिर्फ मैं आपको तत्व से परिचित करा रहा हूं। हम 1 by 1 बहुत ही सुकून में, मैं आपको हर वीडियो में एक बात जरूर बोलूंगा। 11th क्लास को जिन छात्र छात्राओं ने, जिन स्टूडेंट्स ने हल्के में लिया, इट मीन्स के लोकल है, तो समझ लीजिए कि आप भी आगे जाकर लोकल होने वाले हैं। समझ में आई बात। इसलिए जो भी, मैं केमिस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा, फिजिक्स अगर लिए तो फिजिक्स भी है, मैथ, बायो, साइंस के सब्जेक्ट। ओके, या आपने हटकर दूसरे सब्जेक्ट ले लिए, चूंकि आप यहां मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने साइंस लिया है। ठीक है, तो बेटा बहुत सुकून और ढंग से समझने का प्रयास कीजिए उसको। छोटी छोटी बातों को समझिएगा। जब तक आपको वो छोटी छोटी बातें आपके माइंड में अच्छी तरह से समझ ना जाए, समझ नहीं पाए आप, तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। ओके, चलिए, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं और शुद्ध पदार्थ में ही यौगिक आते हैं। मैंने कॉमन सी बात बताई थी,
अभी मैं तत्व की परिभाषा ऑलरेडी बता चुका था, दोबारा मैं आपको 5 to 7 में मैं कह रहा हूं आपको फिनिश करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि हम मेकअप हो जाते हैं। कुछ छात्र जो थोड़ा लेट जुड़ते हैं वो अपना पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट करें। हालांकि आप लोगों के पास नोट्स टेलीग्राम ऐप के जरिए पहुंच रहे हैं, और टेलीग्राम ऐप को आप प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद एजुकेशन इनसाइट 11th केमिस्ट्री, एजुकेशन इनसाइट 11th केमिस्ट्री आप लोग सर्च करेंगे तो हमारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए। तो तत्व, अब देखिए पदार्थ में तत्व, तो सिंपल सा क्या बात है आपके लिए, आपने आवर्त सारणी देखी है, पीरियोडिक टेबल देखी है, तत्वों की सारणी है वो पूरी, यानी उसमें जो भी संकेत बने हुए हैं ना, जो भी प्रतीक बने हुए हैं, वो सब कौन है, वे सारे के सारे पदार्थ तत्व हैं। इज दैट क्लियर? वो तत्व है। इसका मतलब अगर मैं कहूं हाइड्रोजन, अगर मैं कहूं ऑक्सीजन, तो ये तत्व है बेटा। सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, निकेल, जिंक, ओके, ये सब तत्व हैं आवर्त सारणी वाले। ओके, लेकिन अगर वो संयोग कर लें, एक निश्चित अनुपात में संयोग कर लें, द्रव्यमान की दृष्टि से कौन तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में संयोग कर ले, तो फिर उनसे बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, और अगर तत्व और तत्व, लिसन, तत्व और तत्व, यौगिक और यौगिक, तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में संयोग करके जो बनेगा वो मिश्रण कहलाएगा, किसी भी अनुपात में। यानी यहां इसके बनने में तत्वों का द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात होता है, तब वो यौगिक बनते हैं, और यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। ध्यान से सुनने का, छोटे छोटे शब्दों को सुनिए। तत्व के लिए बेटा हम सूत्र नहीं बोलेंगे, तत्व के लिए बोलेंगे सिंबल, प्रतीक। ठीक है, प्रतीक बोलेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? प्रतीक। यौगिक के लिए प्रतीक नहीं बोलेंगे, यौगिक के लिए बोलेंगे बेटा सूत्र। जैसे मैंने तत्व के लिए बोला, ध्यान से समझना, तत्व के लिए बोला हाइड्रोजन, तो प्रतीक क्या आएगा? H। ऑक्सीजन, तो प्रतीक क्या आएगा बेटा? O। अब यहां से मैं आपको यह बता दूं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तत्व द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में, और वो अनुपात अगर मैं कहता हूं 1:8 में, 1:8 में, ये सारी बातें अपन देखेंगे। तो 1:8 में अगर इन दोनों तत्वों ने संयोग किया तो मालूम है वो यौगिक बनेगा H2O, जिसको आप जल कहते हैं, जल। तो हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का प्रतीक O, और इन दोनों मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनने वाला पदार्थ, यानी वो कहलाएगा यौगिक, यानी H2O। ओके, एक ये तो रही बात ये। अभी हालांकि मैंने यौगिक को छेड़ा नहीं है, आपको पुरानी बात से। अब आप देखिएगा, हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होगी तत्व। तो तत्व क्या है बेटा? तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है। इज दैट क्लियर? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। ओके, और इसमें एक ही प्रकार के अवयवी कण उसको की शुद्ध है, तो एक ही प्रकार के अवयवी कण। अब यहां से समझिएगा, अवयवी कण जिससे वो बना है वो अवयवी कण। अधिकांशतया तत्वों के अवयवी कण बेटा परमाणु होते हैं। अब ये अधिकांश क्यों लगाया सर आपने, सभी क्यों नहीं लगाया? आवर्त सारणी के तत्वों की कुल संख्या को अगर मैं 118 मानूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेटा, कितना माना जाए? लगभग 118। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी बताया था। दरअसल तत्व की प्राप्ति दो तरीके से हो सकती है। बहुत सारे तत्व तो गॉड गिफ्ट हैं, ईश्वर ने दिए, मतलब प्रकृति ने दिए, वो कहलाते हैं बेटा नेचुरल एलिमेंट, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट। ओके, और कुछ ऐसे जो ईश्वर ने नहीं दिए, प्रकृति ने नहीं दिए, लेकिन ईश्वर ने हमें अच्छा मस्तिष्क दिया, उस मस्तिष्क का उपयोग करके हमने बनाए। ओके, हमने बनाए, मतलब कृत्रिम तत्व, मानव निर्मित तत्व, कृत्रिम तत्व, मानव निर्मित तत्व या संश्लेषित तत्व भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप परमाणु क्रमांक 1 से स्टार्ट करें, अब यहां पर परमाणु क्रमांक शब्द, इसको ध्यान से सुनिए और समझते जाइए क्या क्या कह रहा हूं।
तो तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है जो एक ही प्रकार के अवयवी कण, अधिकांश तत्वों के अवयवी कण का मतलब होता है शुरुआती तत्व, प्रारंभिक तत्व, प्रारंभिक कण, वो परमाणु होते हैं बेटा। ओके, अब अगर तत्वों की संख्या 118 माने जिसमें प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, इज दैट क्लियर? तो लगभग 109 या 10 तत्व ऐसे हैं बेटा जिनके अवयवी कण परमाणु ही होते हैं। लेकिन कुछ तत्वों के ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं क्लियरली बात, कुछ तत्वों के अवयवी कण बेटा कौन होते हैं? अणु भी होते हैं, अणु। कुछ तत्व हैं जिनकी तालिका हम लोगों ने बताई थी, जैसे हाइड्रोजन का अवयवी कण बेटा अणु, नाइट्रोजन का अवयवी कण अणु, ऑक्सीजन का अवयवी कण अणु, फ्लोरीन का अवयवी कण अणु, क्लोरीन का अवयवी कण अणु, ठीक है ना। पिछले नोट्स में भी आपने देख लिया, प्रीवियस वीडियो में भी आपने देख लिया। फास्फोरस का भी अवयवी कण अणु, सल्फर का भी अवयवी कण अणु, ब्रोमीन का भी अवयवी कण अणु और आयोडीन का भी अवयवी कण अणु। ये कितने? हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब करीब, राइट। ये इतने ऐसे तत्व हैं जिनके अवयवी कण अणु, वो अणु क्या है बेटा? H2। मतलब अगर एक पात्र में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है ना, तो बेटा प्रारंभिक कण जो इसमें से निकलेगा, प्रारंभिक कण जो निकलेगा वो परमाणु के रूप में नहीं होगा, वो अणु के रूप में होगा। बात समझ में आ रही है? अगर इस पात्र में नाइट्रोजन गैस भरी है तो अवयवी कण कौन है? अणु। इस पात्र में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है तो निकलने वाले कण कौन होंगे? O2 के रूप में निकलेंगे। देखिए वो एक अलग बात है कि O2 भी और O परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन शुरुआती कण बेटा O2 अणु के रूप में होंगे। फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, फास्फोरस का P4। अब देखिए फास्फोरस का जो एक अणु होगा वो 4 फास्फोरस के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो अगर मैं उसमें से कण निकालूंगा प्रारंभिक तौर पर तो वो मुझे P4 के रूप में मिलेगा। वो एक अलग बात है कि P4 को फिर तोड़कर हम P यानी परमाणु के रूप में कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती कण की बात कर रहा हूं। ये 8 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु होगा। ब्रोमीन की बात करें बेटा Br2 हो गया, और आयोडीन की बात करें तो I2 हो गया। ये सब अणु के रूप में, और इन्हें छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी तत्वों के अवयवी कण कौन हुए? परमाणु हुए। इज दैट क्लियर? जब परमाणु हुए तो यहीं से हमारे दिमाग में एक बात जानी चाहिए बेटा। तो तत्वों के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1, तत्व का एक निश्चित प्रतीक होता है। क्या बेटा? निश्चित प्रतीक होता है तत्व का। ओके। दूसरी बात, तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, निश्चित परमाणु क्रमांक। देखिए शब्द आ गया, पिछले वीडियो में भी था बेटा हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? Z से। अब मैं आज आप लोगों को कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक, ऑलरेडी आप लोगों को इन प्रीवियस क्लासेस, आपकी 10th क्लासेस में, 9th क्लास में आपको सर ने आपको याद कराए होंगे। सबसे पहली बात कि सर परमाणु क्रमांक होता क्या है? सो बिफोर द स्टडी ऑफ एटॉमिक नंबर वी मस्ट टू लर्न व्हाट इज एटॉमिक नंबर। इससे पहले कि मैं आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक बताऊं, हालांकि आप जानते हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि परमाणु क्रमांक दरअसल क्या संख्या होती है, किस बात की संख्या होती है। यह समझने के लिए हम लोगों को, ठीक है, ये तो मैं यहां से इरेज कर दूं बेटा। ओके, ये भी आप पढ़ चुके थे, आपको पिछले वीडियो में हमने देखा है। फिर भी आप अपनी कॉपी पेन लेकर जब बैठेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहां से सर की कहानी स्टार्ट हो रही है। ओके, चलिए, तो मैं आपको जो बताने की आगे की कोशिश कर रहा हूं वो क्या हुआ? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के बारे में बेटा मोसले वैज्ञानिक ने बताया था। किसने? मोसले ने बताया था। ठीक है, आगे अपन इसकी पूरी कहानी में आपको समझाऊंगा डिटेल्स में। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी यानी शब्दों से आप लोग परिचित हो जाए मोस्टली। ओके, आखिर परमाणु क्रमांक होता क्या है इसे समझने के लिए देखिए, एक शब्द समझिए, परमाणु। आखिर मैं ये कहूं कि सर परमाणु को डिफाइन कैसे किया जाए? परमाणु को तो आपको डिफाइन ये करना है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता।
इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ओके, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन हां रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र का मतलब हो गया ये तुरंत दूसरे के साथ क्रिया कर लेगा, अगर बना भी तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, नहीं रह सकता। लेकिन रासायनिक क्रिया में किस रूप में भाग लेता है? परमाणु के रूप में ही भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। रासा शब्द मैंने लगा दिया, आप समझ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे होंगे। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, क्रियाओं में भाग लेता है, ओके। अब बेटा परमाणु में 3 मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? मूलभूत। और भी पार्टिकल होते हैं जिनके बारे में हम परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूलभूत कणों से परिचित हो जाइए। मूलभूत कण, तो परमाणु के जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना बेटा, मूलभूत कण फंडामेंटल पार्टिकल, वो 3 हैं। पहला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, नंबर 1 क्या क्या बताया था बेटा मैंने? इलेक्ट्रॉन, ओके, नाम तो सुना होगा इलेक्ट्रॉन बेटा। खोजकर्ता जे थॉमसन थे, और लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था वो स्टोनी ने दिया था। अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, अब आपको सिर्फ अभी मैं इतने से परिचित कराऊंगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। बहुत डिटेल्स में हम लोग बेसिक तरीके से जाने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन बेटा, ओके। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई नेगेटिव से प्रदर्शित इसलिए करते हैं कि ई फॉर तो हो गया इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसके ऊपर ऋणावेश रहता है, तो ये किस प्रकार का कण हुआ बेटा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है, ओके। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन शब्द जो दिया गया, प्रोटॉन शब्द जो दिया गया वो पॉजिटिव से दिया गया। प्रोटॉन को मैं स्मॉल p से प्रदर्शित करूंगा बेटा, ठीक है, राइट। यहां मैं जो लिख रहा हूं वो है प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, यानी धनावेशित कण है, ओके, प्रोटॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेटा, ठीक है, न्यूट्रॉन नाम न्यूट्रल से आया है। चूंकि ये न्यूट्रल था इसलिए इसकी खोज होना जो चैडविक ने बाद में 1932 में की थी, बहुत समय लगा, क्योंकि किसी उदासीन चीज के बारे में पता करने में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। उदासीन, नो हैविंग एनी चार्ज, उदासीन पार्टिकल है बेटा, उदासीन कण। अब देखिए, जब हमने पिछले क्लासेस में सर ने हम लोगों को कुछ मॉडल समझाए परमाणु के संदर्भ में, यहां तो उसकी डिटेल्स आएगी, तो ये बात पता चली रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, ये बात पता चली कि दरअसल अगर मैं इसे परमाणु कह दूं तो इसमें बहुत छोटा सा एक बहुत दृढ़ मजबूत भाग होता है परमाणु में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक। इस नाभिक में 2 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें होते हैं बेटा? नाभिक में। इज दैट क्लियर? ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे हमको किसमें? नाभिक के अंदर ये दोनों पार्टिकल मिलते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं। अब यहां आपको समझने की क्या बात है, देखिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर उदासीन है, तो प्लस और 0 आवेश वाले अगर कण, यानी कोई आवेश नहीं है तो प्लस, ये दोनों कण अगर यहां मौजूद है तो मालूम है नाभिक पर चार्ज कैसा लगाते हैं अपन? प्लस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, इन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इनके कारण, प्रोटॉन के कारण ही नाभिक पर चार्ज अपन प्लस लगाते हैं। तो ये समझ लें, ठीक है ना। तो ये दोनों कण किसमें हो गए बेटा? नाभिक में, ठीक। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या को मैं ई से प्रदर्शित करूंगा। किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, P + N कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, पहले भी बताया था। अच्छा, ये जो कण है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस तरह से उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये यानी परमाणु में तो है, लेकिन नाभिक के वाय, तो मैं यहां लिख सकता हूं नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में ही लेकिन नाभिक के चारों तरफ। तो इसको कह देंगे अपन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी वाह्य नाभिकीय भाग में। समझ में आ रहा है बेटा? वाह्य
नाभिकीय भाग में, परमाणु में ही, लेकिन नाभिक के चारों तरफ, मतलब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस में। तो हमने क्या सीखा, परमाणु के 3 मूलभूत कणों में 2 कण तो नाभिक में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं बेटा, तो प्रोटॉन के वजह से नाभिक पर हम प्लस चार्ज लगाते हैं। ठीक है, यानी किसी परमाणु का नाभिकीय आवेश प्रोटॉन के कारण होता है, राइट, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन वाय नाभिकीय भाग में होते हैं। अब आप देखिए, परमाणु जो है बेटा वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, परमाणु की बात कर रहा हूं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब उदासीन यानी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, परमाणु के मूलभूत कणों में चार्ज है, लेकिन परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है। आप देखिएगा, मान के चलिए तराजू है आपकी, इधर भी कोई चीज रखी है, इधर भी कोई चीज रखी है, लेकिन तराजू में जो कांटा लगा है ना बेटा, वो ना तो इधर हो रहा ना इधर रखा, चीज रखी है। समझो जरा, परमाणु के दोनों पलड़ों में चीज रखी है, लेकिन उसमें लगने वाला वो कांटा ना इधर आ रहा ना इधर आ रहा। क्या मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों जो रखे हैं ना, इस पलड़े में और इस पलड़े में, वो बराबर है। समझे आप, इस बराबर का क्या मतलब होता है। दरअसल परमाणु विद्युत रूप से इसलिए उदासीन है क्योंकि परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है, यानी जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल है, धनावेशित कण है, ठीक उतने ही ऋणावेशित कण है। तो इसमें प्रोटॉन, नाभिक में कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है बेटा, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी की संख्या बराबर, चूंकि पी की संख्या बराबर होगी एन की संख्या, सॉरी ई की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। दिख रहा है बेटा आराम से, ठीक। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव कण, यानी अगर 25, अगर मैं कह रहा हूं 25 प्रोटॉन है, मैग्नीज जो होता है ना बेटा तत्व के रूप में, मैग्नीज में 25 प्रोटॉन होते हैं, तो 25 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मैंने मैग्नीज 25 कह दिया इसलिए मैंने मैग्नीज कहा था, आप चाहे जिसकी बात कर सकते हो। सोडियम की बात करूंगा तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, आवेशित कण बराबर हैं, आवेशित कण के बराबर होने से क्या होगा कि वो एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे, तो फिर परमाणु विद्युत रूप से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर परमाणु में से क्या हो जाए बेटा, जो उदासीन परमाणु है उसमें से कौन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो अब ये परमाणु नहीं रहा, अब ये परमाणु नहीं रहा। क्या मतलब है देखिएगा, सोडियम के परमाणु में से, जिसमें बेटा प्रोटॉन तो होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 11, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, निगेटिव, तो ये निकल गया, ई निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो अब ये परमाणु नहीं रहेगा क्योंकि परमाणु तो विद्युत रूप से उदासीन है। अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। आयन में कौन सा, धनायन। धनायन क्यों बन गया भैया, ऋणावेशित कण उस प्रोटॉन के आवेश को बराबर कर रहे थे कि नहीं, बैलेंस कर रहे थे। तो अब यहां लगाऊंगा मैं Na पर धनायन, इसको मैं परमाणु बोलूंगा, इसको मैं सोडियम का आयन बोलूंगा। सोडियम का परमाणु, सोडियम का आयन। ओके, तो यहां प्रोटॉन तो उतने ही होंगे क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है, प्रोटॉन थोड़े ना निकले बेटा, तो प्रोटॉन तो वही है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकल जाने से इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो इसका मतलब ज्यादा कौन है, प्रोटॉन है। ज्यादा बाहर से आने की वजह से नहीं हुआ, उतने ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे तराजू के दोनों पलड़ों में से एक पलड़े के मटेरियल को मैं उठा लूं तो उसकी कमी हो गई, अब वो कांटा बराबर एग्जैक्ट नहीं करेगा, स्थिर नहीं रहेगा बेटा, अब वो उस ओर झुकेगा जो ज्यादा भारी है, ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादा कौन है, प्रोटॉन। तो ज्यादा का चिन्ह लग गया, ये प्लस साइन जो लगा है बेटा ज्यादा का लग गया। अगर 2 प्लस साइन लगेगा मतलब ये 2 ज्यादा है, 3 प्लस लगेगा तो ये 3 ज्यादा है। जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या होती है बेटा 13, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है 13। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कितने धनावेश आ जाएंगे इस पर, उतने ही धनावेश आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्योंकि प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में ज्यादा है। पहले जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, अब प्रोटॉन तो बेटा 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब ज्यादा कौन है, प्रोटॉन,
और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, धनावेश, तो वो धनावेश उतनी संख्या में लग जाएंगे। तो इसको तो बोलेंगे बेटा एल्यूमिनियम का परमाणु, लेकिन इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम आयन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बात बताई, मूलभूत कण हो गए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है द्रव्यमान संख्या। देखिए परमाणु द्रव्यमान अलग चीज है और द्रव्यमान संख्या अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो निश्चित प्रतीक होता है प्रत्येक तत्व का, एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया परमाणु क्रमांक के बारे में, यहां लिखा था कि प्रोटॉन की संख्या को, या मैं यहां लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, प्रोटॉन की संख्या को, परमाणु क्रमांक जिसको मैं जेड से प्रदर्शित करूंगा बराबर होगी पी की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को जो मोसले ने बताया था उसे अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि अगर मैं परमाणु की बात कर रहा हूं तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहां मैंने द्रव्यमान संख्या में लिखा ना ए बराबर पी प्लस एन, तो मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं जेड, चूंकि जेड बराबर होता है पी। जेड का मतलब क्या हो गया बेटा, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो मैं यहां पर अगर जेड लगा दूं तो ए में से जेड को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, कुछ आ रहा दिमाग में बेटा? मैं यहां से इसे इरेज कर दूं, फटाफट स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, वैसे नोट्स आपके पास में। ठीक है, हो गया? ओके, चलिए अब मैं आपको जिस बात से परिचित कराने जा रहा हूं वो क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, आज हम लोग देखिए, वैसे तो मैंने क्या बताया, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। तो आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। मैं लगभग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर साल नए नए तत्व बनाए जाते हैं, तो एग्जैक्ट संख्या बनाए गए तत्व की पूरी संपुष्टि, फुली कंफर्मेशन जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था नहीं कर लेती तब तक उस तत्व को एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि ये कहीं पुराने वाले तत्वों का ही रूप तो नहीं है। ओके, इसलिए लगभग मैं बोल रहा हूं अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पेरियोडिक टेबल। ओके, तो हर तत्व को एक निश्चित क्रमांक दिया गया है जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। मोसले ने बताया था जो प्रोटॉन की संख्या होती है, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। P बराबर E, पॉजिटिव कण बराबर नेगेटिव कण, ड्यू टू दिस रीजन एटम इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, चलिए, तो अब हम लोग एक शब्द से हम लोग परिचित करने जा रहे हैं, एक शब्द जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रदर्शन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको, एक्स मान के चलिए किसी तत्व का प्रतीक है एक्स। ओके, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर Cu, कॉपर। ठीक है, अब यहां एक और बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या बताने जा रहा हूं। कभी भी बेटा किसी भी तत्व का प्रतीक बनाने में पहला जो लेटर होगा, अगर वो 2 लेटर से बना है, जैसे कॉपर Cu, हाइड्रोजन एक ही से बना है H, नाइट्रोजन एक से बना है H मतलब NO, ऑक्सीजन एक ही से बना है, गोल्ड Au, A और U Au। ओके, तो पहला कैपिटल बनाना है, दूसरा स्मॉल बनाना है, पहला कैपिटल C और दूसरा स्मॉल। ठीक है, दूसरी बात, एक तो बात क्लियर हो गई, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, अगर 2 से या 3 से तो तीसरा भी स्मॉल। दूसरी बात, कभी भी कोई डिजाइनिंग नहीं करेंगे। हम लोगों की आदत क्या बन जाती है बेटा, हम उसे घुमा फिराकर डिजाइन में लिखते हैं। इट इज टोटली प्रोविटेड, इट इज टोटली रिटर्न, जो लिखा है आपने रॉन्ग रिटर्न है, आपका गलत लिखा गया है आप तरीका। तो आपकी चूंकि 10th के बाद बिल्कुल शुरुआती स्थिति अपने माइंड में, सो यू केप्ट इन योर माइंड ऑलवेज क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एलिमेंट के सिंबल बेटा 2 और 3 लेटर से बना है तो फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल। ओके, सेकंड बात, नो ड्राइंग, कोई भी किसी प्रकार की ड्राइंग नहीं करनी है आपको। बात आ गई दिमाग में? जब तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है तो यौगिक के सूत्र में भी कोई डिजाइन ही नहीं करेंगे। आप घुमा फिराकर बना रहे, ये गलत है, बिल्कुल सिंपल जो तरीका बताया जा रहा है उसको ही लिखेंगे। एक तो यहां लिखा जाएगा बेटा, ये हो गया किसी तत्व का प्रतीक। यहां जो लिखा जाता है वो होता है Z, और Z मींस परमाणु क्रमांक। ओके, और यहां लिखा जाता है A मींस द्रव्यमान संख्या।
कॉपर के लिए उसका परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या, अब देखिए द्रव्यमान संख्या से क्या मतलब है, एक वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है समस्थानिक, आइसोटोप, ठीक है। चलिए आइसोटोप यानी समस्थानिक के बारे में मैं आपको क्या क्या जानकारियां दूंगा। समस्थानिक, आइसोटोप, आइसोटोप देखिए है क्या, मान के चलिए ये एक किसी तत्व का एक पीस है, तत्व का एक टुकड़ा है, ओके, ये तत्व का एक टुकड़ा है और ये बेटा उस तत्व में पाए जाने वाले परमाणु हैं, ठीक है ना, उसके अवयवी कण है, ठीक। अब आपको क्या समझना है, देखिए प्रत्येक तत्व के लिए उसका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक यानी Z यानी P की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इज दैट क्लियर। यानी उस तत्व में हर परमाणु में, लिसन, हर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होगी और इसी वजह से हम इस तत्व के लिए परमाणु क्रमांक एक डेफिनेट परमाणु क्रमांक कह देते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, मान के चलिए आपकी क्लास, ठीक है, हियर मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट, आपकी इस 11 क्लासेस में, आपकी इस क्लासेस में किसी भी छात्र को अगर मैं खड़ा करता हूं तो बताइए, उससे मैंने पूछा तुम्हारी क्लास कौन सी है तो वो क्या बोलेगा 11, उससे पूछा तो 11, उससे पूछा 11, इससे पूछा 11, तो मुझे बताओ आपकी क्लासेस के बाहर में कौन सा नंबर लगा दूं, तो आप कहोगे 11 लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि सर इस क्लासेस में सारे के सारे छात्र एक ही क्लासेस के हैं, 11वीं क्लास के, इसलिए उस क्लास के आगे बाहर बोर्ड लगा दिया जाए कि ये 11 क्लासेस है। तो आपकी क्लासेस को अगर मैं ये कह रहा हूं, एक तत्व कह रहा हूं, तो आप कौन हुए, आप उसके अवयवी कण हुए। क्लास किससे मिलकर बनेगी, आप से, टेबल ब्रेंच से नहीं बनी है, आप हो गए तब वो क्लास है, बाकी तो खाली रूम है। इज दैट क्लियर। तो आपकी इस क्लासेस को अगर मैं तत्व कह देता हूं तो, और आपने उस क्लासेस को बनाए, तो आप कौन हुए, उस क्लासेस के अवयवी कण यानी उस तत्व के परमाणु हुए। और आप उस क्लासेस का हर छात्र एक जैसा है, मतलब एक जैसा मतलब हो गया 11 क्लासेस का है। हां 11 क्लासेस का जरूर है, लेकिन एक छात्र दूसरे छात्र से कुछ भिन्न हो सकता है, पढ़ाई में थोड़ा भिन्न हो सकता है, वजन में भिन्न हो सकता है कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये निकला कि बाहर उस क्लासेस के आगे तो लगा है 11, राइट, लेकिन हर छात्र उसमें 11 क्लासेस का, इसलिए हम कह सकते हैं ये 11 क्लास है, वो 12 क्लासेस है। जब मैं कहूंगा वो 12 क्लासेस का मतलब उसमें हर स्टूडेंट 12 क्लासेस में, जितने भी 50, 60, 100 बच्चे बैठे हैं वो सब 12 क्लासेस के होंगे। तो वो एक तत्व अलग हो गया, ये तत्व अलग हो गया। इसका नंबर क्या दिया मैंने 11, उस क्लास का नंबर मैं क्या दूंगा 12, क्योंकि इसमें हर छात्र 12 क्लास का, इसमें हर छात्र 11 क्लास का। लेकिन वो छात्र एक दूसरे से कुछ गुणों में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन समानता किस बात की है कि हर छात्र का एक निश्चित क्रमांक है, मतलब वो 11 क्लास का है। आ रही बात समझ में। तो मैं ये बताने की प्रयास करूंगा कि ये सारे के सारे छात्र, अगर ये मान के चलो कॉपर का टुकड़ा है बेटा, अगर ये कॉपर का टुकड़ा है तो इसका मतलब हर परमाणु में, कॉपर के इस टुकड़े में जितने भी परमाणु होंगे, हर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो Cu में P की संख्या कितनी होती है बेटा 29, प्रोटॉन 29 होते हैं। इज दैट क्लियर। इसका मतलब हर परमाणु में प्रोटॉन 29 होंगे। प्रोटॉन कहां पर होता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में। 29 प्रोटॉन, 29 प्रोटॉन, 29 प्रोटॉन, 29 प्रोटॉन, 29 प्रोटॉन हर किसी में होंगे। तो मैं कह दूंगा सर इस तत्व के लिए एक निश्चित नंबर दे दो, क्या दे दो 29 दे दो, यही तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक है। यहां तक बात समझ में आ गई। खैर अब आती है बात, लेकिन किसी तत्व में जो परमाणु हैं वो समानता इस बात में रखते हैं कि उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर समान होगी। और आपको मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है, तभी तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी बेटा कितने होंगे 29 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 29 होंगे। लेकिन इस टुकड़े में
प्रैक्टिकली तरीके से ये पाया गया, प्रायोगिक रूप से जो पाया गया बेटा, वो ये पाया गया कि इसमें कुछ परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, कुछ में अलग है। किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। अब ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर है। तो यह पाया गया कि इसमें दो तरीके के परमाणु पाए जाते हैं, दो प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणुओं में समानता इस बात की कि हर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन उन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर है। इस बेस पर मैंने उनमें जितने परमाणु थे उनका विश्लेषण किया तो पता चला कि इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं। कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनको मैंने ए कहा है, कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनको बी, यानी दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के परमाणुओं में समानता किसकी होगी कि सर प्रोटॉन की संख्या तो सब में 29 होगी, इधर भी 29 होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको मैंने Z कहा है बेटा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। तो कुछ में Z की वैल्यू, कुछ परमाणुओं में Z की वैल्यू मिलती है 63, तो कुछ में मिलती है 65। यानी अगर मैं इसके बारे में कहूं कि इस टुकड़े में कुछ परमाणु 63 वाले मिल रहे हैं तो कुछ परमाणु 65 वाले मिल रहे हैं, तो बताइए अंतर किस बात का है? तो मैं इस कॉपर में P बराबर कितना कहूंगा तो आप कहोगे 29, इसमें कितना कहूंगा तो आप कहोगे 29, E पूछूंगा तो आप कहोगे 29, E पूछूंगा तो आप कहोगे बेटा 29, लेकिन N पूछूंगा तो आप क्या, चूंकि P प्लस N बराबर है 63, राइट? तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर 63 है, जिसमें 29 तो हो गए बेटा प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैं निकालूं तो 63 में से 29 को घटा दूंगा। कितना आ गया बेटा? देखते हैं अपन, 4, ठीक है, और 6 में से 3 गई तो 3, 9 और 4 13 की 3 हासिल किए, यानी 34। यानी न्यूट्रॉन कितनी इसमें? 34। इसमें न्यूट्रॉन बताइए, तो आपको 65 में से 29 घटा दो सर, 65 में से 29 घटा देते हैं लोग, ठीक है, 9 6 15 6 और ये 36, ओके 36। इसका क्या मतलब निकला? यहीं से जब ये समझ में आना चाहिए आपको, तभी मैं आपको समझताने की तरफ ले जाऊं। मैं परिभाषा बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं उसे प्रूव करूंगा क्या मतलब इस बात का। यानी कॉपर के इस टुकड़े में दो प्रकार के परमाणु मिले, दो परमाणु नहीं, दो प्रकार के परमाणु मिले, जिनमें अंतर किस बात का था? न्यूट्रॉन की संख्या का था, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या का था। कुछ परमाणु उसके अंदर 63 द्रव्यमान संख्या वाले थे, तो कुछ परमाणु 65 द्रव्यमान संख्या वाले थे। इसका मतलब है तो एक ही तत्व के परमाणु, तत्व कौन? कॉपर, परमाणु ये। तो समस्थानिक की परिभाषा हो जाती है बेटा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, क्या? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जब मैं कहा करूं तो बेटा अपनी रफ कॉपी पर लिखा करिए, भले ही आपके पास नोट्स अवेलेबल है, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर लिखा। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके बेटा परमाणु क्रमांक समान, किंतु बताइए, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। उन परमाणुओं को उस तत्व के क्या बोलेंगे बेटा? समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप बोलेंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? उस तत्व के समस्थानिक कहलाते। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या में अंतर हो, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए, परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब, समस्थानिकों में ये कौन है कि सर ये कॉपर का समस्थानिक? भाई परमाणुओं को ही समस्थानिक कह रहे हैं, एक समस्थानिक ये, एक समस्थानिक है। तो विश्लेषण करने पर, एनालिसिस करने पर यह पाएगा कि कॉपर के टुकड़े को जो प्रकृति में हमें मिल रहा है, उस टुकड़े पर हम विश्लेषण करें, उनकी आंतरिक स्थिति का अवलोकन करें, तो हमें मिल रहा है कि वैसे तो सारे के सारे परमाणुओं में समानता है, पर कुछ बात में अंतर है। वो अंतर क्या है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अच्छा, इसको क्या कह सकते हैं? समस्थानिक के रेस्पेक्ट में आप क्या क्या कह सकते हैं? नंबर 1, प्रत्येक समस्थानिक का प्रतीक समान होता है, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु है, प्रतीक समान, ठीक है, समस्थानिकों के प्रतीक समान होंगे बेटा। दूसरा, परमाणु क्रमांक समान होगा। परमाणु क्रमांक समान मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, होगी कि नहीं? तीसरा क्या बता रहा हूं मैं आपको, अंतर किसका बात का होगा? न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग।
आप उसे न्यूट्रॉन की संख्या शब्द से डायरेक्टली कह सकते हैं, या फिर अपन कह रहे थे क्या, द्रव्यमान की संख्या अलग अलग हो ये। और उस तत्व के समस्थानिकों की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो भी लगभग समान होती है, कोई अंतर नहीं होता उनसे। बात आ गई दिमाग में, कोई अंतर नहीं होता। एक दूसरी बात, तो ये बात समस्थानिक के रेस्पेक्ट में आ गई बात, ये बात समझ में आई आपको। चलिए, तो ये रहा प्रदर्शन। अब मैं आपको आज के इस वीडियो में समस्थानिक वाली बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, जैसे कि अगर मुझे इस तरह का कोई दिया जा रहा है तो मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकता हूं। यहां जो लिखा है वो प्रोटॉन की संख्या है और दरअसल वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्योंकि परमाणु के रूप में लिखा है, कोई आवेश तो लगा नहीं है, तो वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऊपर जो लिखा है 63, वो क्या होगा बेटा, जेड होगा। वो क्या होगा बेटा, जेड। और जेड क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। इज दैट क्लियर? अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहता हूं तो जेड की वैल्यू में से मैं पी की वैल्यू जो कि परमाणु क्रमांक होती है उसे घटा दूंगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। न्यूट्रॉन बराबर हो गया बेटा, न्यूट्रॉन बराबर जेड माइनस पी। और चूंकि अभी मैंने बताया था पी बराबर क्या होता है बेटा, ए होता है, सॉरी या अपन जेड नहीं लिखना था, ए लिखना था, ए। तो पी बराबर क्या होता है बेटा, जेड। परमाणु क्रमांक के लिए जेड लिखना है और द्रव्यमान संख्या के लिए ए लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो इस तरह से अगर मैंने कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को नोट्स में दिए हैं तो आप उसमें प्रोटॉन की संख्या निकालिए बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हैं आप लोग। यहां तक समझ में आया बात? चलिए, अब चूंकि मैंने परमाणु क्रमांक शब्द जो इस्तेमाल किया है ना बेटा, तो हमारी 118 तत्वों को आज तो बेटा आप याद नहीं कर पाएंगे और मैं भी नहीं चाहता कि आज ही याद करें, लेकिन आपने 20-30 तो पिछली क्लासेस में भी याद किए हैं। तो आपका काम ये होगा बेटा कि रोजाना कम से कम 5 से लेकर 10 तत्वों के प्रतीक, उनका नाम और परमाणु क्रमांक को याद रखेंगे। तो आज मैं आपको कुछ तत्वों के, जो आपकी कॉपी में नोट्स निकाल के रखो बेटा, तैयार रखो अपने लिए, ठीक है। जो आपको टेलीग्राम से भेजे जाते हैं उनको निकलवा लिया करो कागज को, ठीक है ना। आपके पास अगर प्रिंटर है तो निकलवा लिया करो, नहीं तो उसको पढ़ा करें आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो आप अपनी रफ कॉपी पर जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो आज मैं अभी आपको 5-7 मिनट के अंदर कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक से और परिचित करा देता हूं विदिन 5 मिनट्स में बेटा, ठीक है ना। आपको मैं कुछ जो लिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को और भी बेस रखे हैं, आप करना क्या है कि आप रोजाना उनको याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए, तत्व का प्रतीक, नाम और परमाणु क्रमांक, चूंकि मैं क्रम से बता रहा हूं अभी तो, लेकिन आप ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि आपको परमाणु क्रमांक क्रम से याद हो, याद करने हैं। याद करने के बाद आप चाहे बेतरतीबी ढंग से आपसे पूछा जाए कि सिल्वर का कितना है तो आप कहोगे 47, प्लेटिनम का कितना है तो आप कहोगे 78, गोल्ड का कितना है तो आप कहोगे 79, मरकरी का कितना है 80, यूरेनियम का कितना है 92, ठीक है। रदरफोर्डियम का कितना है 104। इस तरह से आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। खैर धीरे धीरे ही सही, लेकिन याद करिए, बहुत बेसिक चीज है। स्टूडेंट 20-25 याद करके छोड़ देते हैं, परिणाम इनको आगे जाकर भुगतना पड़ता है। धीरे ही सही, लेकिन रोज याद करिए, ठीक है ना। तो प्रतीक में हाइड्रोजन बेटा, नाम नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा सिर्फ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम, कोई डिजाइन ही नहीं, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो हीलियम, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, नियॉन। हाइड्रोजन गुनगुनाइए मेरे साथ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 हो गए बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ओके, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम
20 हो गए। दोबारा एक बार नाम याद रखते हैं, सोडियम। अब देखिए आपको आपके वैसे तो लास्ट क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में, आपकी पिछली क्लासेस में आपके गुरु साइंस के सर ने बताया था आपको कि तत्वों के जो नाम रखे गए हैं ना, प्रतीक जो बनाए गए हैं, वो उनके लेटिन नाम से आते हैं ज्यादातर। किससे आते हैं बेटा? लेटिन से। अब मैं बोल रहा हूं सोडियम प्रतीक है नहीं, अंतर है, सोडियम प्रतीक है नहीं, तो दरअसल ये इसके लेटिन नाम नेट्रियम से आया है। ठीक है, एक नेटिलम भी कह देते हैं अपन उसको, ठीक है ना। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हो गया यहां तक? चलिए कुछ और मैं बताता हूं आपको। आपके पास सब लिखे हुए हैं, आपको याद करना है। थोड़ा सा बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं बेटा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम इसको आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है बेटा, सरप्राइज मेटल कहा जाता है कुछ विशेष गुणों के कारण। अभी आप ये समझ लो, आश्चर्यजनक धातु, ठीक है ना, बहुत हल्की होती है, जंग नहीं लगती, मजबूत होती है, इन गुणों की वजह से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, आयरन फेरम से आया बेटा। आयरन के बाद 26, सॉरी मैग्नीज 25, अभी मैग्नीज की बात करनी थी, 25, आयरन 26, ठीक है ना। कोबाल्ट, अब देखिए कोबाल्ट में ये ओ ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ओ है केवल, तो बहुत छोटा बनेगा, सी बड़ा बनेगा। 27, निकिल 28, कॉपर तांबा कहते हैं जिसको आप लोग, जिंक 30, ठीक है ना। इसी तरह से गैलियम, जर्मेनियम, अब आप लोग इसे धीरे धीरे इसी तरह से याद रखेंगे। तो परमाणु क्रमांक, उम्मीद है कि कल आप लोग 30-40 तक परमाणु क्रमांक को याद करेंगे, रोजाना याद करिए, नोट्स में अवेलेबल है, किताब में तो है ही बेटा। तो इस तरह से आप परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बेटा? उसमें प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मोसले ने दिया था परमाणु उदासीन होता है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो रही बात परमाणु क्रमांक की, ठीक है ना। इस तरह से बेटा हम लोगों, आपके नोट्स में है ही, मैंने आपको 30 तक बता दिए, ठीक है ना। आप आगे रेगुलरली तरीके से उसे याद करते रहिए। चलिए, तो ये मैंने इरेज कर दिया। तो समस्थानिक की बात हमारी थी, आइसोटोप पर हम अपना डिस्कशन कर ही रहे थे। परमाणु क्रमांक के कुछ तत्वों के मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, बाकी तो आप लोगों के पास परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, सब लिखे हैं। तो समस्थानिक के बारे में, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। आगे जाकर बेटा जो जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो आप कह सकते हो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर हो, आप ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। चलिए, मैंने आपको कॉपर के समस्थानिकों के एग्जांपल में, हाइड्रोजन के अंदर 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन का सैंपल अगर हम कहीं से लेते हैं तो उसमें हमको 3 प्रकार के परमाणु डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं। 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। उसमें कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या बेटा एक, मतलब परमाणु जिसको कहते हैं बेटा सामान्य हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन को बोलेंगे हम लोग सामान्य हाइड्रोजन, जिसका नाम होता है प्रोटियम भी कहते हैं बेटा, प्रोटियम, सामान्य हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, प्रो पी से स्टार्ट होगा, प्रोटियम। इसका संकेत होता है 1H1। जनरली जब हम लोग सामान्य जल की बात करते हैं तो जल का सूत्र जो H2 होता है ना बेटा, उसमें हाइड्रोजन जो होता है ना, वो हाइड्रोजन यही वाला होता है, ठीक है ना। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, या इसको हम लोग भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी हाइड्रोजन। कभी सुना है आपने भारी जल? भारी जल जब सुना होगा तो भारी जल, जल का सूत्र तो वही है H2 बेटा, लेकिन भारी जल के अंदर मालूम है वो हाइड्रोजन कौन सा वाला होता है? यही ड्यूटेरियम वाला होता है, ठीक है ना, जिसको प्रदर्शित करने में मैं लिखूंगा 1H। अब अंतर क्या क्या होगा देखिए, 1 प्रोटॉन की संख्या, 1 प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। ये द्रव्यमान संख्या इसकी 2 और इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, राइट। तीसरा है ट्राइटियम, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक होता है ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है रेडिएशन निकलते हैं जिसमें से, रेडियो एक्टिव।
रेडिएशन का मतलब अल्फा बीटा गामा विकिरणें निकलती रहती है जिससे उनका विघटन होता रहता है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा वाला समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो आपका जवाब होगा ट्राइटियम। इस ट्राइटियम को T से या फिर अपन 1H3 से प्रदर्शित कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो तीनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या 1-1, तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1-1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या पूरी आवर्त सारणी में यही एक ऐसा परमाणु है, हाइड्रोजन का ऐसा परमाणु है बेटा एकमात्र, जिसमें न्यूट्रॉन नाम का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेटेड टू आइसोटोप। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ क्या होगा बेटा, प्रोटॉन एक होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक और न्यूट्रॉन भी एक, क्योंकि एक और एक क्या हो गया बेटा, दो, जो लिखा गया। इसके अंदर क्या होगा, इसकी बात करें तो इसमें प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, न्यूट्रॉन इसके अंदर दो। तो आप क्या कह सकते हो कि किसी तत्व के समस्थानिकों के प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अंतर केवल न्यूट्रॉन की संख्या का होता है। तो ये तो रही हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात। और देखें, क्लोरीन के अंदर दो प्रकार के समस्थानिक होते हैं, 35 वाला और 37 वाला। देखिए यहां अगर ना लिखूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां की वैल्यू तो जितने भी समस्थानिक होंगे समान होगी। तो 17Cl 17Cl 35 वाला और 37 वाला, इनमें आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाऊं। कार्बन के अंदर 3 प्रकार के परमाणु यानी 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। C12 वाला भी पाया जाता है, C13 वाला भी होता है और C14 वाला भी होता है। यहां ना भी लिखूं तो भी कितनी वैल्यू होगी बताइए बेटा, कि सर यहां होगा 6 होगा परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या। तो कार्बन में, अच्छा कार्बन का ये वाला जो समस्थानिक होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, जैसे हाइड्रोजन का ये होता है। और C14 की सहायता से हम लोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, जिसको कार्बन काल डेटिंग मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कार्बन काल इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन 14 से निकाला जाता है। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है C14। इसी तरह से कॉपर की बात करूं बेटा, अभी मैंने लिखा था कॉपर में भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 63 वाला और 65 वाला, ठीक है ना। यहां कितना लिखूंगा, 29। अब मैं आपको एक बात जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। मैंने बनाई 3, 4, 5 तत्वों के आपको बताएं, लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। इसलिए आप लोग शुरुआती स्थिति में कुछ जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझ सकते हैं। समझ में आ गई बात। अगली बात को जो मैं बता, ये तो हो गई समस्थानिक से संबंधित। कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, इसका कॉपी में नोट करिए। वैसे तो आपके पास सब नोट्स है ही है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है बेटा, वो है परमाणु द्रव्यमान, यानी तराजू पर रखने के बाद जो वजन आएगा उसको परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू, जैसे मैंने परमाणु क्रमांक का मान बताया था, वैसे परमाणु द्रव्यमान की मैं वैल्यू बता रहा हूं। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में मॉड्यूल नंबर 2 में मैं सिर्फ परमाणु द्रव्यमान के सिर्फ मान बताऊंगा। अब यूं तो आप कहोगे सर 118 तत्व है, क्या आप सबके याद करवाओगे क्या? यस, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि यहां परमाणु द्रव्यमान आप, मैं जितने बता रहा हूं उतने के याद रख ले आप, ठीक है। क्योंकि शुरुआती हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत है, परमाणु क्रमांक को धीरे धीरे याद करना जारी रखें। परमाणु द्रव्यमान जो मैं जितने बता रहा हूं उतने याद रख ले आप, ठीक है। चलिए अपनी कॉपी निकालिए, वैसे तो आपके पास रहेंगे, फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर आप अपनी कॉपी निकालिए। तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, हेडिंग क्या है बेटा हमारी, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान जो तराजू पर रखकर पता किए जाते हैं वो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना। व्यवहारिक में मैंने आपको बताया, बाकी प्रैक्टिकली क्या है वो मैं तो आपको बताऊंगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 1, वैसे वास्तव में होता है 1.008, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग 1 कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का 4 होगा बेटा, हीलियम के बाद में लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, ये मैं क्या बता रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान बता रहा हूं, ठीक है ना। बेरिलियम के बाद बोरॉन का 11, कार्बन का 12। अब आप देखिएगा यहां से आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा। क्या चकराएगा बताइए? ये चकराएगा कि सर कार्बन के अंदर अभी आपने 3 प्रकार के परमाणु बताए थे, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, और आप यहां लिख रहे हो 12।
यही इसके आगे की कहानी, इसी को अपन को प्रूव कराना है कि क्या मतलब इस बात का। ठीक है, ये कार्बन में 3 प्रकार के परमाणु, जिनमें से कुछ की द्रव्यमान संख्या 12, कुछ की 13, कुछ की 14, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12 क्यों कहा जाता है इसे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। खैर, नाइट्रोजन का 14 बेटा, ओके, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, ओके। अब मैं धीरे धीरे कुछ को छोड़ता जाऊंगा। सोडियम पर आ गया 23, आप लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। फिर चकरा गया दिमाग आपका, देखो कैसे चकरा गया कि सर अभी आपने हमें क्लोरीन के 2 समस्थानिक बताए थे, जिनमें से कुछ ऐसे थे 35 वाले और कुछ ऐसे थे 37 वाले बताए थे मैंने अभी आपको। यही तो अपन इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी आपको जो परमाणु द्रव्यमान, तो ये परमाणु द्रव्यमान वो द्रव्यमान संख्याएं हैं। ठीक है, एक तो 35.5, इसको प्रूव करेंगे अपन। 35.5 का मेजरमेंट कैसे किया गया, क्या मतलब है सर इस बात का। ओके, इसके बाद मैंने लिखा पोटेशियम 39 बेटा, कैल्शियम 40। ठीक है, कैल्शियम 40 के बाद अगर मैं बात करूं तो टाइटेनियम 48 नोट करते जाइए। क्रोमियम की बात करूं 52, मैग्नीज की बात करूं 55, ठीक है, आयरन की बात करूं 56, ठीक, कोबाल्ट की बात करूं मैं, कोबाल्ट हो गया हमारा, क्रोमियम 52 हो गया बेटा, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट 58 समथिंग होगा, अपन कोबाल्ट को छोड़ते कॉपर पर आते हैं बेटा, कॉपर का 63.5, ठीक है, Zn का हो गया बेटा 65, ठीक है ना। 65 के बाद में Br ब्रोमीन 80, ब्रोमीन का कितना बेटा 80, ठीक है ना। Ag का 108, ठीक है ना, आप नोट करते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूं, वैसे आपके पास में है ही। Ag का 108 के बाद में लिखना है आपको, I का 127, 127, बेरियम का 137, 137, ठीक है, Au का 197, 197, बाकी आप सबके पास और लिखी गए। मरकरी का 200 अप्रोक्स जो मान लिया जाता है। तो ये सब कौन है, ये सब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है। हो गए नोट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो, परमाणु द्रव्यमान है। अब मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, देखिएगा एक शब्द जो मैंने डाला ना, औसत परमाणु द्रव्यमान, अब ये देखिएगा औसत, एवरेज, औसत परमाणु द्रव्यमान। दरअसल ये सभी जो परमाणु द्रव्यमान लिखाए गए ना, दरअसल ये एवरेज के फॉर्म में, एवरेज। अब एवरेज कैसे लिया जाता है, आपकी इस क्लासेस में अगर 10 छात्र पढ़ रहे हैं, उनके वजन अगर अलग अलग हैं, तो अगर मैं पूछूं क्लास का द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या कहोगे, सबके द्रव्यमानों को जोड़कर उनकी संख्या का भाग दे देंगे। जितने 10 स्टूडेंट है तो 10 का भाग दे देंगे। बस कुछ इस तरह से ही निकला है। ये दरअसल सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान है। अब औसत परमाणु द्रव्यमान यानी ये मान कैसे निकलते हैं, तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए पहली जानकारी नंबर 1 क्या क्या मालूम होना चाहिए, सुनिएगा। सबसे पहली जानकारी है समस्थानिक कितनी है, उसमें समस्थानिक की संख्या कितनी है। जैसे हाइड्रोजन में 3 होते हैं, कार्बन में 3 होते हैं, कॉपर में 2 बताए, क्लोरीन में मैंने 2 बताए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात यह कि समस्थानिकों की संख्या कितनी है। दूसरी बात, उन समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या क्या क्या है, ये मालूम होना चाहिए आपको। क्या निकालने के लिए, औसत परमाणु द्रव्यमान। ये सारे के सारे औसत परमाणु द्रव्यमान है बेटा। अब ये हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन, ये निकालने के लिए तो हमको पहला नंबर उस तत्व में कितने समस्थानिक है उनका नंबर मालूम होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या मालूम होना। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रकृति में उनकी प्रतिशत मात्रा, प्रकृति में उपलब्धता, प्रतिशत उपलब्धता कितनी है, यानी जो मिल रहे हैं ना हमको वो परमाणु यानी समस्थानिक, वो कितने कितने परसेंटेज में मिल रहे हैं, ये बात मालूम होना चाहिए। जब ये तीनों जानकारियां आपके पास होंगी तब आप औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ये 3 जानकारियां होनी चाहिए, और ये जानकारी होने पर हम कैसे निकालेंगे, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से मैं आपको सुनाऊं, ठीक है ना।
जैसे मैंने आपको क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना लिखाया था, या 35.5, और क्लोरीन के अंदर समस्थानिक कितने होते हैं, 2, 35 वाला और 37 वाला। तो समस्थानिक क्लोरीन का अगर मुझे औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए बेटा, उसमें समस्थानिकों की संख्या। तो क्लोरीन में समस्थानिक कितने होते हैं, 2, 35 वाला और 37 वाला। ओके, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 35 और 37, 2 मालूम हो गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्रकृति में उनकी उपलब्धता यानी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो बेटा ये मिलते हैं हमको 3:1 में, यानी ये कह दूं मैं 75:25, इस अनुपात में ये मिलेंगे। 75% मिलेगा 35 वाला और 25% मिलेगा 37 वाला। अब हम निकालते कैसे हैं, तो Cl का मतलब किसी का भी बेटा, Cl का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर, ध्यान से समझना, ये अपन वही वैल्यू निकालने जा रहे हैं जो मैंने अभी लिखा थी 35.5, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर। अब तरीका क्या होगा, पहले समस्थानिक की बेटा द्रव्यमान संख्या गुणा उसकी प्रतिशत मात्रा, ओके, प्लस 35 वाला 75% मिलता है, ठीक है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या गुणा उसकी प्रतिशत मात्रा, प्लस दूसरे की द्रव्यमान संख्या गुणा उसकी 25 मतलब परसेंटेज, 25 बटे 75 प्लस 25 कितना हो गया, 100। या आप यूं भी कह सकते हैं बेटा इसको कि 35 वाला 3 अनुपात में मिलता है और 37 वाला 1 अनुपात में मिलता है। तो हम यहां जोड़ेंगे 3 + 1 यानी 4। जैसे यहां 75 और 25 को जोड़ा था, वैसे 3 + 1 को जोड़ेंगे तो 4। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है बेटा 35.5, या इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 35.5। तो 35.5 क्या हुआ, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हुआ, जो औसत परमाणु द्रव्यमान है। और उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए था, उसकी समस्थानिक की संख्या, द्रव्यमान संख्या उसकी, और प्रकृति में उसकी उपलब्धता। बात समझ में आई बेटा। तो एक न्यूमेरिकल जो मॉड्यूल नंबर 2 में मैंने आप लोगों को दिया है, इसको मैं मॉड्यूल नंबर 3 में न्यूमेरिकल को मैं आपको कराऊंगा। आज के वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, एक तो मॉड्यूल नंबर 1 की कुछ बातों को मैंने रिपीट किया था बेटा, ध्यान से उसको समझना है। तत्वों के प्रतीक, तत्वों के परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान, साथ ही समस्थानिक। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा उसको, और अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताते रहिएगा। ओके, अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।